इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से स्टार्ट लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ जो कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था, जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि उसके दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ब्रेन इज़ अ wrinkly grey organ that is located inside the skull. It is protected by a layer of fluid which is lies between it and the hard bone that surround it. अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्रेन है ये स्कल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। स्कल के बोन्स इसको क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्रेन, जब भी आप कुर्बानी के जानवर के दिमाग को आप लोगों ने तो ऑब्वियसली देखा होगा, उसमें आपको जुरी सी नज़र आती है, ठीक है। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है जब आप उसको देखते हो तो आपको उसमें रिंकल्स नज़र आते हैं। यहाँ पर उसके कलर के बारे में बताया गया है कि उसका कलर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। स्कल में होता है। इसके अलावा ब्रेन के साथ एक फ्लूइड होता है। देखिए, हमारे जो ब्रेन का वज़न है, वेट है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको फील नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं या फिर आप चल रहे होते हैं, आप भाग रहे होते हैं, तो आप ब्रेन के वेट को फील नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स पर एक फ्लूइड होता है जिसमें ये फ्लोट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो वेट है हम उसको फील नहीं कर पा रहे होते। यही वजह है, अगर हम जितना भी हिला लें अपने सर को तो उसका वेट हम फील नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, the human brain is like a very powerful computer. It store memories, make judgments and analysis and control how we think and respond to things happening around us. आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेन हम कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप जब किसी जगह पर गए हुए हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद गए हो, वहाँ पर घूमे फिरे हो और आप फिर दोबारा से किसी और के साथ चले जाते हो, तो आप उनको बताओगे मैं यहाँ पर आया था, मैंने ये किया था, मुझे याद है। तो वो आपकी मेमोरीज बन चुकी होती है, ठीक है। आप जजमेंट्स भी करते हो। अगर आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप उसके लिए डिसीजन भी लेते हो, आप उसको उसके ऊपर सोचते हो, उसके लिए आप फैसला करते हो। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के काम जो होते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और यही सारे काम क्या करते हैं, कंप्यूटर भी करता है। तो हमारा जो ब्रेन है ये सिमिलैरिटी रखता है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, ठीक है। अच्छा, at the same time, the brain automatically controls things like heartbeat and breathing even when we are asleep. यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप लोग सोए भी हो, ठीक है, तो हार्ट बीट भी जारी होती है और सांस भी ले रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप लोग जब एग्ज़ाम्स में बैठे होते हो और आप लोग अपना पेपर सॉल्व करते हो, नॉट इवन इन द एग्ज़ाम, दूसरी भी चीज़ होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमने सांस लेनी है, क्योंकि वो खुद ब खुद होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? इसको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। द ब्रेन डिवाइडेड इंटू 3 बेसिक यूनिट्स। अब आपको ब्रेन के 3 यूनिट्स बताए गए कि मेनली कितने पार्ट्स होते हैं इसके। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मेनली जो ब्रेन है उसको फर्दर 3 पार्ट्स उसके होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम फोर ब्रेन के बारे में। द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ द सेरेब्रम. द सेरेब्रम सिट्स एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. द फोर ब्रेन पार्ट्स इंक्लूड. अब आपको बताया गया है कि अगर हमारा ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा वाला है? वो फोर ब्रेन है, ये हाईली डेवलप है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा पार्ट है, मतलब फोर ब्रेन, उसके फर्दर फिर आपके पास 3 हिस्से हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब ये जो सेरेब्रम होता है ये फोर ब्रेन के बिल्कुल टॉप मोस्ट पे आपको नजर आएगा। जब आप फोर ब्रेन को देखोगे तो उसमें जो पहली चीज़ आपको नजर आएगी वो सेरेब्रम होगी। अब पढ़ते हैं हम सेरेब्रम के बारे में। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, dealing with conscious thought, reasoning, memory, emotions, and the control of the body movements such as kicking a ball, dancing, using voluntary muscles. Voluntary muscles are those that you choose to move, like those controlling the arms and legs. अब सेरेब्रम में आपको 2-3 न्यू चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। मैं इसको समझा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बताया गया है कि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। आप लोग जब सोच रहे होते हो, बैठे होते हो ना, और आप थिंकिंग करते हो, कॉन्शियस कहते हैं जब आप अपने सेंसेस में हो, तो आप अपने होश व हवास में होते हो और आप अपनी थिंकिंग करते हो, आप अपने ख्यालात में गुम पड़े हो रहते हो, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग भी आप करते हो। आपकी अम्मी बोल देती है कि आपने ये यूज़ नहीं करना, ठीक है, या फिर घर लेट नहीं आना, तो आप उनके साथ रीजनिंग में स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। मेमोरीज भी आपकी बनी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें, इमोशन, कभी आप सैड होते हो, कभी आप खुश होते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है।
तो इस तरह की इमोशनल होना, इमोशंस आपके जब आते हैं, ठीक है, आपको फील हो रहे होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, या फिर आप बैडमिंटन खेल रहे हो, तो उसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हो, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या कर रहे होते हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको ब्रेन के फोर ब्रेन, जो कि एक पार्ट है, उसका लार्जेस्ट पार्ट है, उसकी जो सब टाइप है सेरेब्रम, वो कंट्रोल करता है। या फिर आप सीधा बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हो सिंपली, इसको सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपको सेरेब्रम याद नहीं रहता तो आप बोल सकते हो कि इसको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डांसिंग की भी बात हो गई है कि डांसिंग में भी अगर आप कोई डांस कर रहा है तो अपने हाथ पांव हिला रहा है, ठीक है, अपने बॉडी के मूवमेंट्स करवा रहे हैं, तो ये कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? इसको सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स, देखिए, अब अगर आप लोग फुटबॉल है उसको किक कर रहे हो, आप लोग डांस कर रहे हो, एक स्टेप सीख रहे हो, तो आप उसमें पहले आप उसको देखते हो, आप उसको सीखते हो, फिर आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की होती है उसी के मुताबिक अपने जो मसल्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मसल्स ही होते हैं ना ऑब्वियसली, तो आप उसको मूवमेंट करवा रहे होते हो। तो जो चीज़ें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके वो बॉडी पार्ट जो आपके विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं और आप उसको हिला सकते हो, तो उसको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। अगर वॉलंटरी एक्शंस है तो ऑटोमेटिकली उन बॉडी पार्ट्स में आपके पास वॉलंटरी मसल्स होंगे, और वॉलंटरी मसल्स को आप जितना मर्जी, जैसे मर्जी आप उसको हिला सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो, आप हाथ हिला रहे हो, तो ये भी वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। आपको कोई कहता है कि कैच, ठीक है, बॉल आपकी तरफ फेंक देता है, आप उसको कैच कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले देखा और फिर उसको कैच कर लिया, तो ये सारे वॉलंटरी एक्शंस में आ जाते हैं। और ये होती है वॉलंटरी एक्शंस की डेफिनेशन भी आप इससे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, वॉलंटरी मसल्स आर दोज दैट यू चीज टू मूव लाइक दोज कंट्रोलिंग द आर्म्स एंड लेग्स। यही बात है कि अगर आप अपने आर्म्स और लेग्स को हिला रहे हो तो आपके विल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, और इसी आर्म्स और लेग्स में वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं थैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है। द थैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड राइट अबव द ब्रेन stem, responsible for relaying sensory information from the sense organ. It is also responsible for transmitting information for the movement and coordination. अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमने खाना खा लिया तो डाइजेशन भी हो रही है, हम सांस भी ले रहे हैं, हमारी हार्ट बीट भी हो रही है, तो बहुत सारे ऑर्गन एट अ टाइम काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मूवमेंट भी करवा रहे हो। आपके जितने भी सेंसेस है, चाहे वो टच का है, वो स्मेल का है, वो हियरिंग का है, वो आप आईज को यूज़ करके देख रहे हो किसी चीज़ को, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर ये ऑर्गन्स देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो किसके पास जाएगा? वो फोर ब्रेन के थैलेमस के पास जाएगा, ठीक है। फोर ब्रेन के थैलेमस के पास जाएगा। अब फोर ब्रेन का जो थैलेमस का पार्ट है वो एक स्मॉल सी स्ट्रक्चर है, क्या है, स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, और ये ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर वाली जगह पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो आप दिख रहे हो पेज नंबर 20 पर अगर आप आ जाए, सेरेब्रम है जो रिंकल्स उसमें है, उससे थोड़ा सा नीचे देखिए दरमियान में जहाँ पर रिंकल्स नहीं है, यहाँ पर थैलेमस होता है, ठीक है। यहाँ पर थैलेमस होता है, और फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो फिर हाइपोथैलेमस हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड. It's the body thermostat. It regulates body temperature to keep a constant 37 degrees centigrade. If you get too hot, the hypothalamus tells the body to sweat. And if you get too cold, the hypothalamus make you shiver. Sweating and shivering are the actions that try to get body temperature back normal. अब यहाँ पर आ जाए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके साथ बिल्कुल करीब में हाइपोथैलेमस होता है। इसको हाइपोथैलेमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं बिलो, तो हाइपोथैलेमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थैलेमस के बिलो में हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तब हम अच्छा फील नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में, अभी गर्मियाँ आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तब हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पसीना जब हमें आता है तो हम उससे तंग होते हैं, लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करवाने के लिए होता है, ठीक है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है,
ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तब हमारी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, हम कांपने लग जाते हैं। तो इसी से जो मसल्स होते हैं उनके दरमियान में वो जब उसकी शिवरिंग होती है तब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी के बेस पर हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है, उसको हम थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। ये सेकेंड पार्ट है ब्रेन का। मिड ब्रेन, द स्मॉलेस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, द मिड brain connects the forebrain and the hindbrain. It acts as a bridge and transmits the signals from the hindbrain and forebrain. It is associated with vision, hearing, temperature, and alertness. अब मिड ब्रेन क्या करता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। अब ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज। ये नहीं है कि इसकी शक्ल ब्रिज है या पुल जैसी है, नो। इसका जो फंक्शन होता है वो एज अ ब्रिज करता है, एज अ ब्रिज ये फंक्शन करता है, क्योंकि ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करवाता है। अगर इंफॉर्मेशन एक पार्ट ने कलेक्ट की है और उसको दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट होना है, ट्रांसफ़र होना है, तो उसको कौन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करवाएगा? मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन दूसरी चीज़ों के साथ भी एसोसिएटेड है, विजन के साथ, ठीक है, देखने की सलाहियत जो होती है, हियरिंग के साथ, टेम्परेचर एंड अलर्टनेस, ठीक है। अगर आपके ऊपर कुछ मसला आता है तो आप अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। अलर्टनेस से भी इस अलर्टनेस के टाइम पे आपके ब्रेन के कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है? तो वो मिड ब्रेन ही होता है, ठीक है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन। द हाइंड ब्रेन, द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है? सबसे लोअर पार्ट है। जो ब्रेन के अगर आप नीचे लोअर पार्ट पे आएंगे वहाँ पर आपको हाइंड ब्रेन मिलेगा। हाइंड ब्रेन के फर्दर थ्री पार्ट्स है, सेरेबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स। अच्छा, अब cerebellum, it is located at the back of the brain beneath the cerebrum, and this part of the brain deals with the balance and coordinated movements. It can learn movements with practice, enabling us to do things almost without thinking, such as riding a bike or swimming. अब यहाँ पर देखिए, आपको इस पेज नंबर 20 पर मिल रहा है एक स्ट्रक्चर देखने को, सेरेबेलम। ये बिल्कुल ब्रेन के लोअर पार्ट पर प्रेजेंट है। आपको बता रहे कि जो सेरेबेलम होता है ये क्या काम करता है? ये बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के साथ इसका ताल्लुक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो चलना स्टार्ट कर लेते हैं तो उनका बैलेंस नहीं होता, लेकिन अगर टीनेजर्स है, एडल्ट लोग हैं, तो वो बिल्कुल सीधा चल रहे होते हैं, ठीक है। उनका बैलेंस ठीक होता है, ठीक है। उनके जो बॉडी के पार्ट्स है वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो इस टाइम पे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है? ऑब्वियसली सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम एक्टिवेट होता है। अब सेरेबेलम क्या करता है कि अगर आप एक न्यू गेम आ गई है तो आप अगर उसका फर्स्ट जो हम कहते हैं स्टेज होगी, आप उसको बिल्कुल फोकस करके उसको सीखोगे, उसके रूल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगे। फिर जब आप उस गेम के कुछ लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको बगैर सोचे समझे, इतना फोकस किए बगैर आप जल्दी से उसका लेवल कर लेंगे, ठीक है। तो जो न्यू चीज़ जिसको हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं और वो बिल्कुल इतनी हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं कि विदाउट इवन थिंकिंग एंड वेस्टिंग दैट मच टाइम, कि जो जो टाइम हमने पहले उसको सीखने में लगाया था उतना उससे बिल्कुल कम टाइम लगाते हैं हम उसको करने में। तो इस टाइम पे कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है? वो होता है हमारा सेरिबेलम। आपने देखा होगा कि जो इंसान ड्राइविंग सीखता है वो फर्स्ट उसके रूल्स की तरफ देखता है, उसकी चीज़ों के बारे में फोकस करता है, बहुत ध्यान से ड्राइविंग करता है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि वो उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं और इवन विदाउट थिंकिंग और उतनी फोकस उनको रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि वो इतने एक्सपर्ट हो रहे होते हैं कि विदाउट आप उसको देख के वो राइडिंग कर सकता है, वो बाईसाइकिल है या फिर गाड़ी है, जो भी चीज़ उसको चला सकता है आसानी के साथ, ठीक है। तो एट अ टाइम अगर आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हो, प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ के, वो आपको आसानी के साथ क्या हो जाती है, आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो और आप आसानी के साथ उसको कर सकते हो। तो उस टाइम आपका सेरेबेलम एक्टिवेट होता है, जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लोकेटेड विद द ब्रेन कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। जहाँ पर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है थ्रू स्टेम, वहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इट इज़ वेयर इनवॉल्यूंटरी एक्शन दैट कीप द बॉडी लाइफ सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड पेरिस्टालिसिस आर कंट्रोल। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है कि ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऊपर हमने सेरेब्रम में वॉल्यूंटरी एक्शंस पढ़े थे जो कि हमारे विल में होते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस भी हमारे बॉडी में होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको पता है
ब्रीथिंग आप लोग जानते हो, हार्ट बीट आप इसको भी जानते हो। पेरिस्टालिसिस, अब क्या होता है कि जब हम लोग खाना खा लेते हैं, जो हमारा खुराक की नाली होती है, ऑसियोफेगस या फिर स्टमक होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अच्छा, involuntary actions work automatically without you having to think about them, which are accomplished by involuntary muscles in the rib cage, heart and digestive system. अब आपको कह रहे हैं कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर involuntary actions हो रहे हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, और आपको उस पर सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, अब रिब केज अगर आप लोग सांस लेते हो, तो आपका जो डायफ्राम है, ये क्या होता है, ये कभी डोम शेप हो जाता है, कभी फ्लैट हो जाता है। तो ये आपके विल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली इस तरह के प्रोसेसेस आपके बॉडी में जारी रहते हैं विदाउट योर थिंकिंग। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पोन्स। पोन्स एक स्ट्रक्चर है दैट लिंक्स योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ये भी एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करवा लेता है। अब लास्ट वन है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर पेज नंबर 20 पर आप देखें, ये छोटा सा जो आपको शेप नज़र आ रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये मटर के दाने के साइज़ के जितना होता है, और इसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी कहते हैं। ये हार्मोन रिलीज़ करवाता है हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि इट इज़ अटैच एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस के साथ अटैच होता है। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस केमिकल्स कार हार्मोन्स। हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द वाटर एंड शुगर इन द बॉडी, दे आल्सो रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ रेट। अच्छा, अब अगर हमारी ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, तो इस तरह के केमिकल्स जो ग्रोथ हार्मोन्स है, विच आर एक्चुअली केमिकल्स, उसको कौन रिलीज करवाता है? इसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में शुगर और वाटर की अमाउंट, अगर आप लोग ज़्यादा पानी पी लेते हो, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा, यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहा है। अच्छा, शुगर भी यहाँ पर बताया गया है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? हमारे बॉडी में इंसुलिन को कहता है कि आप ग्लूकोज को अपने साथ स्टोर कर लो। इंसुलिन पैनक्रियास में होता है, जिसको हम उर्दू में लबलबा भी बोलते हैं। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ब्लड के अंदर शुगर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको अपने साथ स्टोर कर लेता है। अब अगर हमारे बॉडी में कभी ग्लूकोज की कमी आती है, तो क्या करता है कि वही जो स्टोर शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर लेता है सिंपल शुगर में, और ब्लड में दोबारा से जो ग्लूकोज का लेवल है वो राइज हो जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कौन देखता है? और पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास बेस ऑफ द ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आप लोग इसको रीड दे, अगर आप लोग इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते तो इसमें आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, आपको ईजिली आसानी के साथ याद हो जाएगा।